नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास गधे की आत्मकथा का भाग 3। इसके पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी और उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के अतिरिक्त नपुंसकता की विचित्र औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा, जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था, असली शक्तिवर्धक गोली इंद्र सिंह जलेबी वाले से खरीदिए। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग्य से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर कहकहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में कहकहा लगाते देखकर हंसने लगे। वो बेचारे मेरी घृष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी घृष्ट सभ्यता पर कहकहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरी ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर ढकेल दिया। उन लोगों को मालूम नहीं कि कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने के बहुत से दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा, अजमेरी दरवाज़ा, तुर्कमान दरवाज़ा इत्यादि। परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इन दरवाजे में भीतर प्रायः गाय भैंसे बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइयाँ बिछाए ऊँघते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई हैं, जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनवाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों से ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूदकर घरों में प्रवेश किया करेंगे। दिल्ली में नई दिल्ली और नई दिल्ली में कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर उनकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है, परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहने हुए देखा है। स्त्रियां अपने मुंह और नाखून रखती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूसरे से वे बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है, यह आज मालूम हुआ। कनॉट से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यहाँ चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से भूखा तो था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चढ़ने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा। एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, यह कमबख्त गधा कहाँ से घुस गया। मैंने पलटकर कहा, क्यों भाई, क्या गधे को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देखकर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींचकर थाने ले चला। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो राम सिंह? राम सिंह कहा, हुजूर, यह गधा है। गधा तो है, मैं तो भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर, यह इंडिया गेट के पास घास चर रहा था। अरे, घास चर रहा था तो क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने तो नहीं चली गई? इसे यहाँ क्यों लाए? लेकर जाकर काजी हाउस में बंद कर देते। इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते
मेरी ओर विजयी दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर, यह बेजुबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया। फिर बोला, राम सिंह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, यह बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की सी बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा सुना न था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोज नमाचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है? हेड कांस्टेबल ने क्रोधपूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? जब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारेलाल है, मेरे दादा का नाम जीवन दास है। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं, तुम जरूर झूठ बोलते हो। ज्योति सिंह मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ। हमारे यहाँ नाम नहीं बदले। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का नाम, वही पोते का नाम। इसके क्या लाभ है? ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आपसे 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखों का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 1600 क्या 16 लाख साल पहले के अपने पुरखों का नाम बता सकता हूँ। श्री गधा। बोलिए, फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ती सिंह ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसने धीमे स्वर में राम सिंह के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो न हो यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। राम सिंह ने कहा, हुजूर, मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतारवा देना चाहिए। भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हमने इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योति सिंह ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चनन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। चलो उनके सामने ले चले। मेरे कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चनन राम के सामने चला गया। चान राम की मूछें बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन राम को आज तक किसी ने हंसते हुए या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन राम ने उनकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, तो तुम पाकिस्तान के जासूस हो? मैं चुप रहा। चानन राम ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा, समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो। मैं फिर भी चुप रहा। चानन राम ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो। यह कहकर चनन राम मुझे मुक्का लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी ओर आश्चर्य से देखकर और वह फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सिंह और राम सिंह की ओर देखकर बोला, अरे यह तो बिल्कुल गधा है और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है। तुम मुझसे मजाक करते हो। मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ। राम सिंह
और ज्योति सिंह दोनों भय से थरथर कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह। तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और काजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आवे तो नीलाम कर देना। मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं बोलता तो वे लोग निश्चिंत ही मेरी खाल उधेर कर देखने के भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, 1 हफ्ते तक कोई मालिक न आया। फिर मुझे नीलाम कर दिया गया। इसके मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था।